बीज अगर जहर का बोया जाए तो फल भी जहरीले ही होंगे। बदले की भावना में आकर व्यक्ति सिर्फ अपने शत्रु का ही अनिष्ट नहीं करता, बल्कि अपने साथ साथ और भी बहुत से लोगों को ले डूबता है। और सबसे अधिक अन्याय तो उनके साथ होता है जिनकी कहीं से कहीं तक कोई गलती ही नहीं होती। महेंद्रगढ़ और जौहरगढ़ के राज परिवार के बीच शत्रुता का पौधा पनपा। विजय, उसके पिता और महारानी रत्ना ने उसमें खाद पानी डाला। उस वृक्ष की जहरीली छाया में आने वाला हर व्यक्ति युद्ध में धकेल दिया गया। उसके जहरीले फलों ने हजारों जानें ले ली और चंद्रभान का तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर भी उसकी जैसी दर्दनाक मौत हुई वो विजय की बदले की भावना का ही नतीजा था। और अब विशाल भी एक ऐसा ही पौधा सींच रहा था। कैसा होगा इसका फल? क्या अधीश और उसका परिवार भी बदले का शिकार हो जाएंगे, या समय रहते इस पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा? क्या विशाल वो विष अधीश के लिए ही लेकर आया था? विशाल लेखनगर वापस आ चुका था। आगे की योजना उसने अपने गुप्तचरों को समझाकर प्रकाशनगर भेज दिया था। वो खुद प्रकाशनगर नहीं गया, उसे यहां भी तो तैयारी करनी थी। ये पत्र लेकर सीधे भूस्वामी नागेश के पास जाना, आगे का काम वो तुम्हें समझा देंगे। विशाल ने गुप्तचर को पत्र दिया। भूस्वामी नागेश के साथ उसके मामा की अच्छी मित्रता थी। कहीं से उसे यह भी पता चल गया था कि किस तरह अधीश नागेश के चंगुल से अमृत को निकाल ले गया था। हालांकि नागेश खुद अधीश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, फिर भी दिल ही दिल में वो अधीश के खिलाफ बैर पाले हुए था। इसी का फायदा विशाल उठाना चाहता था और अधीश के खिलाफ नागेश को इस्तेमाल करना चाहता था। उसी रात को पत्र नागेश तक पहुंच गया था और नागेश ने सहायता करने का वचन भी दे दिया था। वासुदेव के गुप्तचर भी हर समय नागेश पर नजर रखते थे। भले ही अधीश का ध्यान उससे हट गया हो, लेकिन वासुदेव को पता था कि कभी ना कभी नागेश फिर अपना फन उठाएगा। उस जैसा लालची व्यक्ति कभी इतने बड़े नुकसान को भूल नहीं सकता। वासुदेव जी, आज नागेश से मिलने एक गुप्तचर आया था। मैंने उसके महल के भीतर के पहरेदारों से दोस्ती कर रखी है, उन्हीं ने मुझे ये बात बताई। एक गुप्तचर भागा भागा वासुदेव के पास आया। अच्छा, उस पर कड़ी नजर रखना। वो गुप्तचर लौट गया क्या? वासुदेव ने पूछा। हाँ, मैंने किसी को उसके पीछे लगा दिया है, कल तक सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, उसने जवाब दिया। अब तुम जाओ, यदि कुछ भी पता चले तो जल्दी से जल्दी मेरे पास चले आना, वासुदेव ने कहा और अधिपति से मिलने चला गया। विश्वा यहां नहीं थे और वो सिर्फ अधिपति पर ही विश्वास कर सकता था। यहां आधी रात होने वाली थी, लेकिन अधीश की आंखों में नींद नहीं थी। वो विश्वा के पास बैठा आगे की कहानी सुन रहा था। क्या गुरु सूर्यभान ने कुछ भी नहीं किया पिताजी? अधीश ने पूछा। सूर्यभान तो जैसे सुन्न पड़ गए थे। अपने प्राणों से प्यारे छोटे भाई को दम तोड़ते देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। उधर विजय राक्षसों की तरह हंस रहा था। मैं और वासुदेव दौड़कर वहां पहुंचे। बारिश थम चुकी थी। तभी विजय वीर प्रताप की ओर झपटा। मेरे हाथ में एक मशाल थी। मैंने जलती मशाल से विजय के चेहरे पर हमला कर दिया। उसका चेहरा झुलस गया। अब विजय मेरे ऊपर टूट पड़ा, लेकिन किसी तरह वीर और वासुदेव ने मिलकर उसको काबू में कर लिया और रस्सियों से बांधकर एक ओर पटक दिया। सूर्यभान अब भी होश में नहीं थे। वे चुपचाप चंद्रभान के शव को ताक रहे थे। विजय को बंदी बनाते ही युद्ध एक तरह से खत्म हो गया। वैसे भी अब लड़ने वाले बचे ही नहीं थे। विजय के पिता को वीर प्रताप ने पहले ही खत्म कर दिया था। विश्वा कहानी सुना रहे थे और अधीश को लग रहा था जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहा है। फिर क्या हुआ पिताजी? अधीश ने पूछा। फिर हुआ विजय के भाग्य का फैसला। उसे मोटी मोटी रस्सियों में जकड़कर जौहरगढ़ लाया गया। जब उसे मृत्यु दंड देने बाहर लाया जाने वाला था, तभी वो काल कोठरी से गायब हो गया। लगता था उसने काल को भी चकमा दे दिया था और तभी से उसका नाम पड़ा काल विजय। विश्वा ने कहा तो अधीश जैसे सिहर उठा। काल विजय, ये नाम वो पहली बार नहीं सुन रहा था। बार बार इस नाम से उसका परिचय हो रहा था, लेकिन उसने विश्वा से इस बारे में कुछ नहीं कहा। महारानी रत्ना का क्या हुआ पिताजी? अधीश ने पूछा। पता नहीं, विजय की तरह वो भी गायब हो चुकी थी। वीर प्रताप के परिवार में अब कोई नहीं बचा था। फिर आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है।
रक्तकुंड जैसे युद्ध को देखने के बाद मेरा मन अशांत हो चुका था, लेकिन हमारी ख्याति एक बार फिर चारों ओर फैलने लगी थी। इसी के बाद मैंने और वीर प्रताप ने मिलकर अनेक राज्यों को अपने अधीन किया, जौहरगढ़ को मजबूत किया। लेकिन भाग्य ने एक बार फिर पलटी खाई बेटे, और अब देखो हम फिर से दर दर भटकने को मजबूर हो गए। विश्वा का गला भर आया था। ऐसे मत कहिए पिताजी, मैं वादा करता हूं आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस जरूर दिलाकर रहूंगा, अधीश ने कहा। विश्वा ने उसकी आंखों में विश्वास की एक चमक देखी। उसकी बात सुनकर उनके दिल को बहुत सुकून मिला। अच्छा बेटे, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ, कल हमें वापस भी तो जाना है, विश्वा ने कहा। तो अधीश उन्हें प्रणाम कर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसके बाद वो सारी रात यही सब सोचता रहा। दुनिया कितनी छोटी है, उसने सोचा। उसके पिता ने जिस बिंदु से चलना शुरू किया था वो भी चलते चलते उसी तक पहुंच गया है। क्या कभी काल विजय से मेरा आमना सामना होगा? अधीश ने खुद से सवाल पूछा। उधर विशाल ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। वासुदेव भी सावधान हो चुका था, लेकिन विशाल को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो तो अपनी धुन में मस्त अधीश की हत्या की योजना बना रहा था। अगले दिन सुबह ही विश्वा और अधीश प्रकाश नगर की ओर चल पड़े और दोपहर तक वापस पहुंच गए। रास्ते में दोनों ने फिर कोई बात नहीं की। अधीश अभी भी रक्तकुंड के भयानक युद्ध को अपने मन में बार बार सोच रहा था, लेकिन विश्वा उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे दोनों प्रकाश नगर पहुंचे, अधीश तुरंत आचार्य कश्यप से मिलने चल दिया। विश्वा को अकेला पाकर वासुदेव ने कल की गुप्तचर वाली बात उन्हें बताई। ठीक है वासुदेव, तुम इस बारे में अधीश से कुछ मत कहना। अगर लेखराज अब युद्ध करने के बजाय इस तरह की साजिशें रचकर आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे लिए ही अच्छा है। मैं वैसे भी नहीं चाहता हूं कि सभी किसी युद्ध में पड़े, विश्वा ने कहा। ठीक है विश्वा जी, मेरे आदमी लगातार नागेश पर नजर बनाए हुए हैं, वासुदेव ने कहा। अगले दिन सभी को भूस्वामी नागेश के यहां से निमंत्रण प्राप्त हुआ। अधीश विश्वा के पास आकर बोला, पिताजी, भूस्वामी के यहां से भोज का निमंत्रण मिला है, क्या हमें जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन सावधान रहना अधीश, मैं उसका विश्वास नहीं करता, विश्वा बोले। ठीक है पिताजी, सामंत रणधीर और संग्राम भी वहां होंगे, तो नागेश ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश तो नहीं करेगा जिससे उसका पद ही छिन जाए, अधीश ने कहा। ऐसा ही हो तो ठीक है। विश्वा ने आगे बात नहीं बढ़ाई, लेकिन अधीश के जाने के बाद उन्होंने वासुदेव को एक बार फिर सावधान किया। शाम को विश्वा का पूरा परिवार भोज में शामिल हुआ। पाणिक और कार्तिक को साथ लेकर वासुदेव महल से थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े थे। यदि कुछ गड़बड़ दिखाई देती तो वे हमले के लिए तैयार थे। भोज में सब कुछ सामान्य ही था। तभी एक व्यक्ति अधीश को खोजता हुआ आया। अधीश जी, मंदार से आए हुए आपके एक मित्र आपसे मिलना चाहते हैं, वे बाहर बगीचे में खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने अधीश से कहा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूं, अधीश ने कहा और वो किसी को खोजने लगा। वासुदेव के आदमी यहां भी लगातार सब पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने तुरंत ये बात जाकर विश्वा को बता दी। विश्वा अधीश को खोजते हुए उसके पास जा पहुंचे। बेटे, इंद्रनील को उसकी मां के पास भेजाओ, मुझे बाहर किसी से बात करनी है, विश्वा ने अधीश से कहा। वे उसे बहाने से दूर भेजना चाहते थे। अधीश उन्हें मना नहीं कर सका। वो किसी को खोजने लगा जिसके साथ वो नील को भीतर भेज सके। इतने में विश्वा बाहर निकल आए। उन्होंने देखा बगीचे के एक अंधेरे कोने में दो आदमी खड़े हैं। विश्वा ने दूर से ही देख लिया कि उनके पास हथियार नहीं है, तो वे बेधड़क उनके पास जा पहुंचे। कहो, उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका कि पीछे से आकर किसी ने उनके मुंह पर कपड़ा रख दिया। उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। विश्वा ने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वे बेहोश हो गए। वासुदेव के आदमी ने अब तक उसे भी ये बात बता दी थी कि एक रहस्यमय आदमी ने अधीश को बाहर बुलाया है। वासुदेव ने काफी देर तक अधीश के बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग एक बग्गी को तेजी से महल से बाहर निकालते हुए दिखे। पाणिक, उस बग्गी का पीछा करो, वासुदेव ने चिल्लाकर कहा। पाणिक उनसे कुछ ही दूरी पर घोड़े पर सवार तैयार खड़ा था। वासुदेव की आज्ञा सुनते ही बग्गी के पीछे दौड़ने लगा। तभी एक एक कर दो बग्गियां और महल से निकली। अब वासुदेव और कार्तिक भी उनके पीछे लग गए। उधर अधीश जब नील को भीतर भेजकर बाहर निकला तो वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया जो उसे बुलाने आया था। वो तेजी से बगीचे में आया
अरे अधीश, तुम यहां? नागेश उसे देखकर बोला। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। क्यों, क्या आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा था? अधीश भी चौंक गया, जबकि कुछ ही देर पहले तो वो नागेश से मिलकर अंदर गया था। अरे नहीं, वो तो अभी थोड़ी ही देर पहले तुम्हें अंदर देखा था ना। अरे मैं भी मित्रों का स्वागत करते करते इतना चकरा गया हूं कि कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। अच्छा, क्षमा करना, एक मित्र अंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर नागेश अंदर चला गया। अधीश कुछ पल तक तो सोचता ही रहा कि आखिर ये क्या कह रहा था। फिर अपने सर को झटक कर वापस बगीचे में देखने लग गया। अधीश, वासुदेव की आवाज आई। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। अधीश, अच्छा हुआ तुम यहीं हो। उसने फिर कहा। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है ना? अचानक से वासुदेव को यहां देखकर अधीश घबरा गया। तुम यहीं हो, सब ठीक है? वासुदेव ने राहत की सांस ली। अच्छा, विश्वाजी को बुला दो, उसने कहा। अधीश को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। अच्छा, अभी भेजता हूं, कहकर अधीश भीतर चला गया। वहां अभी भी कई मेहमान आपस में बातचीत कर रहे थे और यहां वहां टहल रहे थे। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन विश्वा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। काका, वे शायद वापस लौट गए होंगे, अधीश ने कहा। भीतर तो नहीं है, लेकिन इस तरह बिना बताए घर क्यों चले गए? वासुदेव का चेहरा काला पड़ गया। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। कहीं अधीश के लिए बिछाए गए जाल में विश्वा तो नहीं फंस गए। तब तक कार्तिक और पाणिक भी लौट आए थे। वासुदेव जी, नगर की सीमा तक मैंने उस बग्गी का पीछा किया, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। चालक के अलावा उसमें और कोई नहीं था। पाणिक ने कहा। मैंने भी जिस बग्गी का जंगल तक पीछा किया वो बिल्कुल खाली थी। कार्तिक बोला। तो आखिर विश्वाजी गए कहां? वासुदेव ने सोचा, क्योंकि जिस बग्गी का पीछा वासुदेव ने किया था वो भी उन दोनों बग्गियों की तरह खाली ही थी। वासुदेव ने माथा पीट लिया। आखिर कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? अधीश झल्ला उठा। अधीश, सबको लेकर घर पहुंचो, मैं सब बताता हूं, वासुदेव ने कहा और पलटकर विश्वा के महल की ओर चल पड़ा। अधीश भी कुछ देर बाद सबको लेकर वहां आ गया। अब बताइए काका, क्या हुआ है? अधीश अब घबराने लगा था। अधीश बेटे, विश्वाजी का कुछ पता नहीं है, वासुदेव ने धीरे से कहा। मतलब? अभी तो पिताजी नागेश के महल में थे। अधीश के चेहरे पर घबराहट की एक काली छाया तैर गई। वहां विशाल नगर की सीमा के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। एक व्यक्ति आया और उसे एक पत्र थमाकर चला गया। पत्र पढ़कर विशाल का चेहरा क्रोध से जलने लगा और वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वापस लेखनगर की ओर चल पड़ा। भोज समाप्त होने के बाद नागेश अपने महल के तहखाने में आया। कहो कुंभन, क्या गड़बड़ कर दी तुमने? उसने गुस्से से थरथराती हुई आवाज में पूछा। कुंभन उसका आदमी था। उसने सर झुका लिया। स्वामी, पीछे से देखने पर दोनों पिता पुत्र एक जैसे दिखते हैं। गलती हो गई स्वामी, क्षमा कर दीजिए, उसने हाथ जोड़कर कहा। ये गलती है, अब जानते हो आगे क्या होगा। क्या तुम अधीश को जानते नहीं हो? नागेश चिल्लाया। अब इसका क्या करें स्वामी? कुंभा ने विश्वा की तरफ इशारा कर पूछा। नागेश क्या जवाब देता? उसकी तो योजना ही उल्टी पड़ गई थी। क्या करेगा अब नागेश विश्वा के साथ? क्या अधीश विश्वा को खोज पाएगा? कहीं गिरीश के भेजे विष का प्रयोग विश्वा के ऊपर तो नहीं कर दिया गया है? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।